अगले दिन कंपनी 8 और कंपनी 2 नेदर में पहुंच जाती है, जहां शिनरा को लगता है कि सभी का अलग अलग काम करना काफी खतरनाक हो सकता है और उसे अपने साथियों की फिक्र हो रही थी। वहीं आर्थर यहाँ भी खुद को नाइट किंग कह रहा था और सभी को अपने सर झुकाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हिनवा की टीम में टाकी जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो क्रिमिनल डिटेक्टिव है और वो अपने हर मिशन को कंप्लीट कर ही रहता है। ये सुन के हिनावा उसे साथ में जाने की परमिशन दे देता है, पर टाकी उससे बड़े ही गुस्से में बात कर रहा था क्योंकि उसे लगता है कि हिनावा ही वो इंसान है जिसने उसकी बहन की जान खतरे में डाली थी। दूसरी तरफ हम जगरनॉट को देखते हैं जो कि टमाकी के साथ अंदर जा रहा था और शिनरा की तरह वो भी इसे डेट की तरह ही समझ रहा था। वहीं डर के मारे टमाकी उससे चिपक जाती है जिससे तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वहीं हाजिकी इस सारी चीजों को देख रहा था और वो जगरनॉट को चिढ़ाने लगता है। वहीं टमाकी जैसे ही हाजिकी के पास जाती है उसका लकी चार्म एक्टिवेट हो जाता है। ये सब देखकर जगरनॉट हाजिकी के ऊपर चिल्लाने लगता है कि वो आखिर टमाकी के साथ क्या करना चाह रहा है। वहीं हाजिकी कंफ्यूज हो रखा है क्योंकि उसने तो कुछ किया भी नहीं था। तभी वहाँ एक धमाका होता है जिससे उनकी टीम के कई मेंबर्स इंजर्ड हो जाते हैं और कईयों की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर की टीम के सामने कई सारे इन्फर्नल्स आ जाते हैं जिनके ऊपर सारे सोल्जर्स फायर करना शुरू कर देते हैं, पर वो नहीं रुकते और कई सोल्जर्स को जिंदा जला देते हैं। और कैप्टन सोच में पड़ जाते हैं कि अगर उन्हें अंदाजा होता कि यहाँ इतने सारे इन्फर्नल्स होंगे तो वो और सोल्जर्स लेकर आते। आगे हमें पता चलता है कि इन सभी इन्फर्नल्स के पीछे रीसू का हाथ है। वहीं इन्फर्नल्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर सभी सोल्जर्स अपनी जिंदगी को याद करने लगते हैं। तभी एक इन्फर्नल एक सोल्जर तक पहुंच जाता है और कंपनी 2 का कैप्टन भी अपने एक सोल्जर की जान बचाता है, पर जिन सोल्जर्स को इन्फर्नल ने पकड़ा था वो ज़ॉम्बीज जैसे बन चुके हैं और वो अपने लोगों को ही मारने लगते हैं। वहीं विक्टर को जो सोल्जर प्रोटेक्ट कर रहा था वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है, तो बेचारा विक्टर कंपनी 8 को आवाज लगाता हुआ वहां से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जगरनॉट के ऊपर कई सारे इन्फर्नल्स चढ़ चुके हैं, जिसे बचाने के लिए हाजिकी उसके ऊपर गोलियों से हमला करता है और जगरनॉट के चीथड़े चीथड़े उड़ा देता है। पर छल्ली छल्ली होने के बावजूद भी जगरनॉट किसी वजह से अभी भी जिंदा है। इसी दौरान काफी सारे इन्फर्नल्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो हाजिकी टमाकी को प्रेयर स्टार्ट करने को कहता है और वो अपनी गन का यूज करके इन्फर्नल्स को मारने लगता है। और जब एक इन्फर्नल उसके पीछे से हमला करने आता है वो उसे भी ठिकाने लगा देता है। जगरनॉट टमाकी को बताता है कि उसके पास कोई पावर नहीं है, पर उसके पास सुपर विजन है जिसकी वजह से वो दीवार के आर पार देख सकता है और उसे ये भी पता लग जाता है कि उसे किस पर हमला करना है और कौन उसके एलाइज हैं। और कुछ ही देर में हाजिकी ने वहां मौजूद सभी इन्फर्नल्स को मार दिया था और वो वापस आकर उनसे कहता है कि नीचे मौजूद उनके साथियों को उनकी मदद की जरूरत है। पर इससे पहले कि वो वहां तक जा सकते उनके सामने एक इवेंजलिस्ट आ जाती है जिसका नाम रोजी है। उससे लड़ने के लिए जगरनॉट जा ही रहा था लेकिन हाजिकी उसे पीछे रुकने को कहता है। तभी रोजी अपने एक ही हमले से हाजिकी का सर उसके धड़ से अलग कर देती है। ये देखकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं। जगरनॉट तो डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। टामाकी सोचती है कि अगर वो नहीं लड़े तो उनका हाल भी हाजिकी जैसा हो जाएगा, तो वो रोजी से लड़ने के लिए आगे जाती है। पर रोजी बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वो उसके ऊपर इतने ज्यादा हमले करती है कि उसके कपड़े ही फट जाते हैं। पर क्योंकि अपने स्पेशल पावर की वजह से टमाकी फायर से इम्यून थी, रोजी उसे खत्म नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए वो अपने वेपन को लेकर टमाकी के छाती में घुसाने की कोशिश करने लगती है। मौत को अपने पास आता हुआ देखकर टमाकी शिनरा को याद करने लगती है और उसे हीरो बुला रही थी क्योंकि हमेशा शिनरा ने ही उसे बचाया है। तभी रोजी के ऊपर एक हमला होता है और ये जगरनॉट ने किया था। हाजिकी की मौत की वजह से वो दुखी है, पर वो अपने एक और साथी को मरने नहीं दे सकता, तो वो अपनी आखिरी सांस तक उससे लड़ेगा। जगरनॉट अपनी पावर से मशीन गन बनाकर उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन रोजी अपने वेपन की वजह से उसकी सभी गोलियों को ब्लॉक कर देती है और उसके ऊपर हमले भी कर रही थी, पर उनसे जगरनॉट को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। रोजी को समझ नहीं आता कि उसके हमले इन दोनों पर काम क्यों नहीं कर रहे। जगरनॉट अपने मिसाइल से उसके ऊपर हमला करता है, पर रोजी उसके इस अटैक को भी ब्लॉक कर देती है और वो जगरनॉट पर फिर से हमला करने लगती है। और अटैक करते वक्त उसे जगरनॉट का एक पॉइंट मिल जाता है जिससे वो आखिरकार उसे जख्मी कर पाती है। ये देखकर टमाकी डर जाती है। वहीं जगरनॉट सोच रहा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी डर डर के ही बिताई है, उसके इस डर की वजह से ही उसके दोस्त की मौत हो गई, पर वो टमाकी को कुछ नहीं होने देगा और वो अपने फाइनल हमले की तैयारी करने लगता है। जगरनॉट को रोकने के लिए रोजी लगातार उसके ऊपर हमला करते रहती है, जिससे जगरनॉट के सारे लेयर खत्म हो जाते हैं और अब वो अपने हाथों से ही हमला कर रहा था। और अपना हाथ कटने के बावजूद भी उसका हमला इतना ज्यादा तेज था कि वो रोजी के सीधा मुंह पर लगता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे उसने रोजी को तो हरा दिया था, पर अब जगरनॉट की हालत काफी बुरी हो चुकी है। तभी वहाँ काफी सारे इन्फर्नल्स आ जाते हैं जिनसे जगरनॉट को बचाने के लिए
लिए धमाके तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम हिनावा और टाकी को देखते हैं जो कि इन्फर्नल के साथ साथ अपने साथियों से लड़ रहे हैं जो कि इन्फर्नल्स में बदल चुके हैं। टाकी हिनावा से पूछता है कि क्या वो ऐसे ही उसकी बहन को भी खतरे में डालता रहता है। हिनावा कहता है कि वो इस वक्त बैटलफील्ड में है और अगर उसकी जगह यहाँ माकी होती तो वो साथ में मिलकर इनसे लड़ रहे होते। तभी वहाँ एक इवेंजलिस्ट का बंदा पहुंच जाता है जिसका नाम आयरन है। हिनावा उसके ऊपर अपनी गोलियों से हमला करता है पर इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता क्योंकि वो अपनी बॉडी को स्टील जितना मजबूत बना सकता है। वहीं शिनरा जो कि अपने टीममेट्स को ढूंढ रहा था अंधेरे से उसके ऊपर कोई हमला करता है पर उससे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो वो अपनी फायर पावर का यूज करता है और देखता है कि उसके सामने जियोवानी है। शिनरा उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है तो जियोवानी उसे बताता है कि ये सारी चीजें उसका ही प्लान है। उसी ने टाकू के ऊपर बॉम्ब से हमला करवाया था ताकि फायर फोर्स नेदर में आने के लिए मजबूर हो जाए और अब वो सभी लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। शिनरा जियोवानी के ऊपर हमला कर देता है पर इससे वो आसानी से बच जाता है और कहता है कि वो इस बार पूरी तैयारी से आया है क्योंकि उसने अपनी बॉडी में काफी सारे बग्स का यूज करके खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। वहीं सोल्जर्स की बातों से माकी को पता लगता है कि फायर फोर्स नेदर में जा चुकी है। ये सुन के माकी को अपने टीममेट्स की फिक्र होने लगती है। वहीं शिनरा और जियोवानी के पास एक सोल्जर आता है जिसे कि एक झटके में ही जियोवानी खत्म कर देता है। तभी वहाँ कुछ और सोल्जर्स पहुंच जाते हैं जो उसके ऊपर फायर करने लगते हैं पर वो अपनी बग पावर का यूज करके एक सोल्जर को मार देता है। पर इससे पहले कि वो दूसरे सोल्जर को मार सकता वहाँ शिनरा पहुंच जाता है और सोचता है कि शायद वो अपनी स्पीड से ही उसे हरा पाएगा। बिल्कुल भी नहीं, तुम अपनी स्पीड से भी मुझे नहीं हरा सकते। शिनरा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे उसकी मन की बात कैसे पता चल गई। जियोवानी बताता है कि उसने खुद पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और खुद को बग जैसा बना लिया जिससे वो उसके थॉट्स को समझ सकता है। तो सठिया गया क्या बे, तू इंसान की जगह कीड़े में बदल रहा है, तेरा दिमागी संतुलन ठीक है। और जियोवानी कहता है कि एक थ्योरी ये है कि बग इस दुनिया के नहीं बल्कि एक मीटियोर पर दुनिया के बाहर से आए हैं, यानी वो इंसानों से सुपीरियर है और यही उन्हें अडोला लिंक से कनेक्ट करते हैं, यानी वो इंसानों से बहुत ज्यादा सुपीरियर हो चुका है। दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं जो कि कुछ इंजर्ड सोल्जर्स को इन्फर्नल से बचा रहा था और वो बड़ी ही तेजी से उन सभी इन्फर्नल्स को खत्म कर देता है। पर लड़ते लड़ते वो आगे बढ़ जाता है और वो दोनों बेचारे सोच में पड़ जाते हैं कि वो तो उन्हें गार्ड कर रहा था तो चला कहाँ गया। वहीं शिनरा अभी भी डॉक्टर जियोवानी से लड़ रहा था पर लड़ाई के दौरान अचानक से ही वहाँ आर्थर टपक पड़ता है जो कि जियोवानी से भी लड़ने लगता है। उन दोनों को देखकर जियोवानी कहता है कि लगता है उसे अपनी पूरी पावर का यूज करना ही होगा। वहीं हिनावा और टाकी आयरन से लड़ रहे थे जिनके अटैक का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और वो उन पर भारी पड़ रहा था। उन्हें समझ नहीं आता कि आयरन अपनी बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकता है तो वो उन्हें बताता है कि जैसे लोहे को गर्म कर ठंडा करने पर वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है वैसे ही वो अपनी पावर से अपनी बॉडी के साथ करता है। तो हिनावा सोच में पड़ जाता है कि भला वो उसे हराएंगे कैसे। इसी दौरान टाकी अपनी पावर से हिनावा को उसके हमले से बचा रहा था और इस दौरान भी टाकी उससे बहस करने लगता है कि अगर इस जैसे खतरनाक बंदे से उसकी बहन लड़ेगी तो उसका क्या हाल होगा और कहता है कि वो किसी भी हालत में माकी को दोबारा कंपनी 8 में आने नहीं देगा। हिनावा उसे समझाता है कि ये सब बहस बाद में भी हो सकती है, अभी फाइट पर फोकस करते हैं। जिस दौरान हिनावा के दिमाग की बत्ती जलती है कि वो चाहे अपनी बॉडी को जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग कर ले पर वो अपने जॉइंट्स को स्टील की तरह नहीं बना सकता क्योंकि फिर वो मूव कैसे करेगा। तो अगली बार जब वो उनके ऊपर हमला करता है तो टाकी उसके अटैक को रोक देता है और हिनावा अपने सभी बुलेट्स को फायर करके उसके जॉइंट्स पर अटैक करता है। आयरन कहता है कि इसी वजह से वो एक गार्डियन नहीं बन पाया क्योंकि उसकी वीकनेस बहुत ज्यादा बड़ी है और वो उनके सामने हार जाता है। वहीं टामकी इन्फर्नल्स को हराते हराते काफी ज्यादा थक चुकी है पर तभी वहाँ 2 इवेंजलिस्ट आते हैं जो इस मौके का फायदा उठाकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वो उसे मारने ही वाले थे। तभी कंपनी 2 का कैप्टन आकर उसे बचा लेता है और वहाँ अपनी कंपनी 8 भी पहुंच चुकी है। आकिटारू को देखकर एक इवेंजलिस्ट कहता है कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है तो वो उसे तो आसानी से हरा ही देंगे। तो वो आगे बढ़कर अपनी फायर पावर से उसके ऊपर हमला करता है पर कैप्टन आकिटारू आग से बाहर आता है और उसे इतनी जोर का मुक्का मारता है कि उसे फायर की पावर और सत्तू की पावर में फर्क पता लग जाता है। जिसके बाद कंपनी 2 का कैप्टन दूसरे बंदे को भी ठिकाने लगा देता है। वहीं विक्टर भी भागता भागता कंपनी 8 तक पहुंच जाता है और वल्कन उसे दिखाता है कि जो उन्होंने थर्मल सेंसर्स लगाए थे उनकी रीडिंग्स बढ़ती ही जा रही है और उन्हें लगता है कि इवेंजलिस्ट इस पूरी जगह को उड़ाने वाले हैं, यानी जल्दी से जल्दी उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वहीं रीसू के पास बहुत सारे इन्फर्नल्स इकट्ठा हो चुके हैं जिनका यूज करके वो ऐसा धमाका करेगी कि यहाँ सब कुछ तबाह हो जाएगा। आगे हम शिनरा और आर्थर को देखते हैं जो कि डॉक्टर जियोवानी से लड़ रहे थे पर साथ में मिलकर लड़ने के बावजूद भी वो उसे नहीं हरा पाते। उल्टा जियोवानी ही उन पर भारी पड़ रहा था और लड़ते वक्त वो उन्हें बताता है कि कुछ देर में ही वहाँ एक
बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। शिनरा उससे पूछता है कि आखिर उन लोगों का असली प्लान है क्या। जियोवानी बताता है कि इवेंजलिस्ट ने ही इस पूरे टोक्यो एम्पायर को बनाया है और इन टनल्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इन्हीं के ऊपर पूरा टोक्यो एम्पायर खड़ा है और कुछ देर में ही रीसू ऐसा धमाका करेगी जिससे पूरा एम्पायर तबाह हो जाएगा और इसे देखकर पूरी दुनिया उनके इशारों पर नाचेगी, जैसे कि उसका भाई उनके इशारों पर नाचता है। दूसरी तरफ हम शो को देखते हैं जिसका हामिया मेकअप कर रही थी, पर शो चुपचाप बस वहाँ बैठा हुआ है। जियोवानी शिनरा से कहता है कि वो कभी भी अपने भाई को नहीं बचा पाएगा। ये सुन के शिनरा की सटक जाती है और वो अपनी पूरी स्पीड से उस पर हमला करने जाता है। उसका मन चाहे जियोवानी पढ़ ले, लेकिन वो भी उसके स्पीड को नहीं डॉज कर सकता। लेकिन जियोवानी देखता है कि शिनरा वहाँ पर है ही नहीं, तो उसे लगता है कि शायद वो डर कर वहाँ से भाग गया, पर आर्थर बताता है कि वो दोनों यहीं पर हैं। तभी अचानक से शिनरा उसके ऊपर हमला कर देता है और उससे पिटाई खाते वक्त वो समझ जाता है कि शिनरा की स्पीड सच में कहीं ज्यादा है। जियोवानी शिनरा से कहता है कि उसे इवेंजलिस्ट में आ जाना चाहिए क्योंकि फायर फोर्स में वो अपनी एबिलिटीज को बस बर्बाद ही कर रहा है। शिनरा कहता है कि वो ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं काम कर सकता जो वल्कन जैसे अच्छे इंसान को मारना चाहता हो, क्योंकि शिनरा ने अडोला लिंक से महसूस कर लिया था जब जियोवानी उसको मारने के बारे में सोच रहा था। ये सुन के जियोवानी खुश हो जाता है क्योंकि कई सालों से वो खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि वो अडोला लिंक से कनेक्ट हो सके और अब उसे लगता है कि जल्दी वो इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा। आर्थर उससे पूछता है कि क्या कोई नॉर्मल इंसान अडोला लिंक से कनेक्ट नहीं हो सकता। जियोवानी उनसे कहता है कि वो इमेजिन करें कि एक जगह पर आग लगी हुई है, पर जब तक तुम वहां जाओगे नहीं उसे बुझाओगे कैसे। अडोला लिंक भी बिल्कुल वैसा ही है, उससे कनेक्ट होने के लिए वहां पहले जाना होता है और ऐसा करने के लिए ही वो दुनिया को तबाह करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत आज ही होने वाली है। वहीं शिनरा सोचता है कि अगर जियोवानी ने उससे अडोला लिंक से कनेक्ट किया था, यानी लेफ्टिनेंट कॉनरो भी अडोला लिंक से कनेक्ट होने के बहुत करीब हैं। आगे हम कंपनी 8 को देखते हैं जहां विक्टर उन सभी को बता रहा था कि इवेंजलिस्ट ने यहाँ एक फॉर्मेशन तैयार किया है और इस फॉर्मेशन को तब यूज किया जाता है जब किसी बहुत ही बड़ी जगह को उड़ाना हो, और इसे देखकर लगता है कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये पूरा टोक्यो एम्पायर तबाह हो जाएगा। तभी वहां पर टाकी पहुंच जाता है और वो कहता है कि उसे इस जगह का पूरा मैप याद है, तो उन्हें किसी तरह की मदद चाहिए तो वो कर सकता है। विक्टर कहता है कि अगर उन्हें इतने बड़े फायर को रोकना है तो उन्हें सेकंड जनरेशन का फायर फाइटर चाहिए होगा। टाकी भी सेकंड जनरेशन फायर फाइटर है, पर वो अकेला इसे नहीं रोक पाएगा। तो विक्टर कहता है कि अगर यहाँ पर माकी होती तो वो इस सिचुएशन को संभाल लेती। वल्कन कहता है मुझे पता था उसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, और हम देखते हैं जो बैज माकी के पास था वो एक तरह का डिवाइस है जिसमें उसने सारी बातें सुन ली थी, और अब यहाँ पर 2 लोग आ चुके हैं जो कि फायर को रोक सकते हैं। पर विक्टर कहता है कि जब यहाँ पर फायर जलेगी वो सभी को मार डालेगी सिर्फ तमाकी को छोड़कर, क्योंकि उसकी पावर्स फायर से उसे रेजिस्टेंस देती है। तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो फायर को दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सके। टाकी कहता है कि उसने इस जगह के मैप को अच्छी तरह से रटा हुआ है और उसे पता है कि फायर को कहाँ फेंकना है। आगे हम रीसू को देखते हैं जो कि इन्फर्नल्स को ब्लास्ट करना शुरू कर देती है और वहाँ पर भूकंप आने लगता है। ये देखकर टाकी और माकी दोनों ही अपनी पावर्स को यूज करने लगते हैं। वहीं रीसू को समझ नहीं आता कि अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि माकी ने अपनी सुपर स्ट्रेंथ का यूज करके सारी फायर पावर को कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद विक्टर के कहने पर वो दोनों मिलकर मिट्टी में आग को डालते रहते हैं, क्योंकि मिट्टी ही वो सोर्स है जो कि लावा जैसी चीज को अपने अंदर रख सकता है। और कुछ देर में ही उसने सारे फायर को धरती के अंदर भेज दिया था। दूसरी तरफ जियोवानी को भी पता लग जाता है कि रीसू पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये सुन के शिनरा खुश हो जाता है और अब वो आर्थर के साथ मिलकर जियोवानी को हरा सकता है। पर आर्थर अपना दिमाग खाली करके जियोवानी के ऊपर हमला कर देता है, और क्योंकि उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं तो जियोवानी कुछ पढ़ ही नहीं पाता। लेकिन कुछ देर में ही उन्हें पता लगता है कि जियोवानी ने खुद को एक बग जैसा बना लिया है और बीच में से काटने के बावजूद भी वो मरता नहीं और बग बन के वो वहां से भाग जाता है। आगे हम माकी को देखते हैं जो कि हिनावा से कह रही थी कि वो फायर फोर्स में काम करना चाहती है, मिलिट्री में नहीं। तो हिनावा उसे कंपनी 8 में आने की परमिशन दे देता है। उसे पहले से ही पता था कि वो कंपनी 8 के लिए ही बनी है। वो बस उसे टेस्ट कर रहा था कि कहीं प्रिंसेस होने के नाते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर तो नहीं भाग रही। इसके बाद सभी लोग नेदर से बाहर आ जाते हैं। वहीं जगरनॉट की हालत काफी बुरी है, पर टमाकी की वजह से वो सेफ है। कंपनी 2 का कैप्टन कंपनी 8 का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्हीं की वजह से वो सब लोग जिंदा बच पाए। दूसरी तरफ वो उसे खुश नहीं है क्योंकि उसकी बेटी ने वापस से फायर फोर्स को ज्वाइन कर लिया है। पर अपनी बीवी से बात करते हुए वो दोनों रियलाइज करते हैं कि उनकी बेटी एक बड़े काम के लिए बनी है, तो उन्हें उसे जीने की आजादी देनी चाहिए। वहीं माकी के वापस आने की वजह से कंपनी 8 का माहौल फिर से पहले जैसा हो चुका है। आगे हम शिनरा को देखते हैं जो कि कैप्टन को रिपोर्ट दे रहा था कि उसे अडोला लिंक में सिर्फ वही दिख सकते हैं जो कि उससे कनेक्टेड हो, और उसे डॉक्टर जियोवानी के साथ साथ कॉनरो भी दिखे थे। ये सुन के हिबाना कहती है कि
शायद कोनरो भी इवेंजलिस्ट के साथ काम कर रहा है, पर कैप्टन कहते हैं कि वो ऐसे ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते और तहकीकात के लिए शिनरा को कंपनी 7 में भेज देते हैं। और शिनरा के साथ साथ वहाँ हिबाना भी जाती है। वहाँ पूछताछ करने पे शिनरा को पता लगता है कि कोनरो नदी के किनारे पर है। वहीं शहर में एक बंदा शिनरा से पूछता है, वाह छोटे, इस बार तो तू अपनी सेक्सी सी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आया है। ये सुन के हिबाना शर्मा जाती है। इसके बाद वो सभी नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि कोनरो के साथ एक इवेंजलिस्ट का बंदा है जो कि यहाँ कोनरो को मारने पहुंचा था। उसकी बॉडी की राख बनने की वजह से वो फायर का यूज नहीं कर सकता था, पर क्योंकि वो एक सामुराई था वो अपनी तलवार से ही उसे मार गिराता है। जिसके बाद वहाँ शिनरा और हिबाना पहुंच जाते हैं। शिनरा कोनरो से पूछता है कि क्या वो अडोला लिंक के बारे में जानते हैं, क्योंकि उसने उन्हें अडोला लिंक में देखा था। कोनरो बताता है कि वो अडोला में पहले ही जा चुके हैं और ये चीज 2 साल पहले हुई थी, जब उसने उस 2 सींग वाली डीमन से लड़ाई की थी। उससे लड़ते वक्त वो बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे वो उसका ही कोई क्लोन हो, क्योंकि उसके पावर लेवल्स और लड़ने का तरीका बिल्कुल ही सेम था। और उससे लड़ते हुए कोनरो को समझ आ गया कि वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी है, तो वो उसे अपनी ताकत से तो नहीं हरा पाएगा। तो उसने बेनीमारू के क्रिम्सन मून का यूज किया और उस डीमन इन्फर्नल को हरा दिया। उसके हारते ही कोनरो अडोला की दुनिया में पहुंच गया और क्योंकि वो बेनीमारू की टेक्निक को हैंडल नहीं कर पाया, उसकी बॉडी राख में बदलने लगी। वहीं शिनरा समझ जाता है कि अगर किसी के पास अडोला बर्स्ट नहीं है तो अडोला से कनेक्ट होने के लिए उसे एक डीमन इन्फर्नल से इंजर्ड होना होगा। इसके बाद वो ये सारी बातें जाके बेनीमारू को बताते हैं। तभी बेनीमारू शिनरा पर अटैक कर देता है, पर उसे शिनरा डॉज कर लेता है। तो बेनीमारू को पता लग जाता है कि जो उसने शिनरा को सिखाया था वो उसे अभी भी याद है, पर शिनरा कहता है कि जो भी चीजें उसने उसे सिखाई थी अब कोई काम नहीं आ रही। तो बेनीमारू कहता है कि वो उसे एक नई टेक्निक सिखाएगा, पर ये टेक्निक वो उसे एक ही बार सिखाएगा, तो उसे अपने दोस्तों को भी यहाँ ले आना चाहिए। जिसके बाद शिनरा वहाँ आर्थर और टमाकी के साथ पहुंच जाता है, पर क्योंकि टमाकी शिनरा और आर्थर के लेवल पर नहीं थी, वो उसकी ट्रेनिंग का काम ट्विंस को दे देता है। इन बच्चों के साथ उसे टैग गेम खेलना था, जिसमें उसे 1 मिनट के अंदर उन दोनों से बचकर रहना होगा। टमाकी को लगता है कि ये दोनों तो बच्चियां हैं, अगर वो ज्यादा दूर भाग गई तो ये रोने लगेंगे, पर वो दोनों बड़ी ही आसानी से उसे पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है, तो इस गेम को वो सीरियसली ले। टमाकी फिर से भागना शुरू करती है, पर इस बार भी वो दोनों आसानी से उसे पकड़ लेती हैं और उनके थोपड़ों को देखकर टमाकी समझ जाती है कि ये कोई गेम नहीं बल्कि उसकी ट्रेनिंग चल रही है। दूसरी तरफ शिनरा और आर्थर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन में भुने हुए आर्थर और शिनरा को परोसा जाता है। वहीं टमाकी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो ट्विंस उसे 5 से 10 सेकंड में ही पकड़ लेती थी, तो वो अपनी पावर्स का यूज करके उनसे भागना शुरू कर देती है और उसे पकड़ने के लिए ट्विंस को भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। पर धीरे धीरे टोमकी और भी ज्यादा बिल्ली जैसे दिखने लगती है और भागते भागते 30 से 40 सेकंड बीत जाते हैं और टमाकी डिसाइड करती है कि अब वो नहीं भागेगी और उन दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं वो दोनों भी कंबाइन होकर मदर फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पर टमाकी नहीं रुकती और अपने एक हमले से उन्हें हरा देती है। वो ट्विंस वापस से उससे लड़ने जा ही रही थी, पर बेनीमारू आकर उन्हें रोक देता है क्योंकि 1 मिनट पूरे हो चुके हैं और बेनीमारू उसे समझाता है कि वो खुद को अंडर एस्टिमेट कर रही थी और टैग जैसे गेम में जब उसकी पावर्स इतनी बढ़ सकती है तो असली लड़ाई में वो भला कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। और इस सारे कार्यक्रम के दौरान उसका लकी चार्म एक्टिवेट हो जाता है और बेनीमारू को समझ नहीं आता कि भला वो उससे कहे क्या। वहीं दूसरी तरफ शिनरा और आर्थर की ट्रेनिंग अभी भी जारी है, जहाँ की सबसे पहले उन्हें जमीन पे घसीटा जाता है, जिसके बाद आग पे धीमी आंच में पकाया जाता है, फिर पानी में ठंडा किया जाता है, जिसके बाद उन्हें चकरघन्नी की तरह हवा में घुमाया जाता है। टमाकी के पूछने पर बेनीमारू बताता है कि यहाँ उनकी ट्रेनिंग उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए हो रही है, जैसा कि आर्मी में किया जाता है। वहीं इतना सारा टॉर्चर सहने के बाद वो दोनों बेनीमारू से पूछते हैं कि आखिर वो सब ये क्यों सह रहे हैं और उनकी असली ट्रेनिंग कब शुरू होगी। बेनीमारू बताता है कि इनसे उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी और वो अपनी पावर्स को और भी अच्छे से यूज कर पाएंगे। शिनरा कहता है कि पर इन सब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, तो बेनीमारू उन्हें बताता है कि बचपन में लेफ्टिनेंट ने भी उसे ऐसे ही ट्रेन किया था और इन ट्रेनिंग का मतलब तो उसे भी नहीं पता। ये सुन के शिनरा और आर्थर की सटक जाती है और वो भड़क कर बेनीमारू पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वहीं लड़ते वक्त बेनीमारू समझ जाता है कि वो दोनों उसकी जान के पीछे पड़े हैं, तो वो भी उनकी पिटाई करना जारी रखता है, पर वो लोग इतने ज्यादा गुस्से में थे कि इतनी मार खाने के बाद भी वो लड़ना जारी रखते हैं। वहीं काफी देर तक लड़ते लड़ते उन दोनों की फायर पावर्स खत्म हो जाती हैं और अब वो दोनों सिर्फ मोमबत्ती जलाने लायक ही बचे थे। टमाकी कहती है कि वो दोनों 5 घंटे से उससे लड़ रहे हैं, जिससे फायर के साथ साथ उनकी ऑक्सीजन भी कम हो चुकी है। अगर वो इससे ज्यादा लड़े तो उनकी बॉडी भी राख में बदलने लगेगी। पर बेनीमारू कहता है कि वो लोग जो अब तक कर रहे थे वो ट्रेनिंग नहीं थी, असली ट्रेनिंग तो अब शुरू होने वाली है और वो उन दोनों को फिर से लड़ने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ कोनरो के पास हिबाना आती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो अडोला लिंक से कैसे कनेक्ट हो गया। वहीं हिबाना के साथ
साथ साथ वहाँ फायर फोर्स कंपनी 6 की कैप्टन भी पहुंची थी, जो कि कॉनरो पर कुछ रिसर्च करना चाहती है। वहीं अपने सामने दो लड़कियों को देखकर कॉनरो थोड़ा घबरा जाता है। दूसरी तरफ शिनरा और आर्थर की बुरी हालत हो रखी है और शिनरा तो मरने की कगार पर पहुंचा हुआ है, जिस दौरान उसे अपना पास्ट याद आने लगता है जब उसके घर में आग लगी थी और उसे लग रहा था कि उसकी मॉम और उसके छोटे भाई की मौत हो चुकी है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि इंसानों में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है और खतरे के दौरान वो जीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद शिनरा की पावर्स अनलॉक हो जाती हैं और वो स्माइल करने लगता है। शिनरा के साथ साथ ये चीज आर्थर भी समझ जाता है और ये देखकर बेनीमारू खुश हो जाता है। वहीं हुआंग को लेफ्टिनेंट की बॉडी में कुछ खास नजर नहीं आ रहा जिससे कि वो अडोला से कनेक्ट कर सकता हो। हिबाना उससे पूछती है कि उसने शिनरा का भी इलाज किया था, तो क्या उसके फायर में उसे कुछ अलग लगा था या फिर वो भी कॉनरो जैसा ही था। पर यहाँ पर हुआंग कुछ छुपा रही थी और हम देखते हैं कि जब उसने शिनरा का इलाज किया था तब उसके हाथ में एक निशान पड़ गया था, लेकिन वो बिना किसी सवाल का जवाब दिए वहां से जाने लगती है और वो कॉनरो को वार्न करती है कि उसे संभल कर रहना होगा क्योंकि इवेंजेलिस्ट उन सभी लोगों के पीछे जाएंगे जो कि अडोला से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम कंपनी 4 के कैप्टन सोइचिरो को देखते हैं जिसके सामने इवेंजेलिस्ट की एक बंदी आ रखी है जिससे कि उसकी फाइट चल रही है, पर उसके पास एक गोल्डन हैंड है जिससे वो चीजों को कंट्रोल कर सकती है। वो बताती है कि सभी को लगता है कि पिलर्स के सिर्फ गार्डियंस होते हैं पर उनके डिस्ट्रॉयर भी होते हैं जो उन चीजों को खत्म कर देते हैं जो भी उनके रास्ते में आती है। आगे जब लेफ्टिनेंट पान वहां पहुंचता है वो देखता है कि कैप्टन की मौत हो चुकी है। वहीं शिनरा की जब आंख खुलती है वो बताता है कि उसने अडोला के अंदर कंपनी 4 के कैप्टन की मौत देखी है और पूछता है कि क्या ये बात सच है कि उन्हें किसी ने मार दिया है। आगे हम कंपनी 1 को देखते हैं जहाँ के लेफ्टिनेंट कैप्टन बर्न से कह रहे थे कि इवेंजेलिस्ट उन लोगों के पीछे जा रहे हैं जो कि किसी तरह भी अडोला से कनेक्टेड है। बर्न्स कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो इस चीज के लिए वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। दूसरी तरफ हम इवेंजेलिस्ट के बंदों को देखते हैं जो कि सिटी पर हमला करने के लिए तैयारी करने लगे हैं और कंपनी 8 भी फाइट के लिए तैयार हो रही है। दूसरी तरफ हम हामिया को देखते हैं जो कि खुशी के मारे रो रही है क्योंकि उसने देखा है कि आखिरकार ये दुनिया दूसरे सन में बदलने वाली है। इसके बाद हम चांद को देखते हैं जो कि अचानक से ही स्माइल करके अर्थ को देखने लगता है